नमस्कार, मैं हूं अरुण, हाजिर हूं आपका अपना कार्यक्रम बिग डिबेट लेकर। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में पहले चरण की तरह बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। इसे लोकतंत्र के लिए एक बेहतर संकेत कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के उन इलाकों में भी भारी वोटिंग देखने को मिली है जहां नक्सल प्रभाव है, लेकिन जनता ने यह साबित कर दिया है कि बुलेट पर बैलेट भारी पड़ रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमानों का खास पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ गया है। चर्चा से पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। इसमें हमारे साथ चर्चा के लिए जसविंदर बग्गा बीजेपी से रहेंगे, प्रवक्ता अजय गंगवानी कांग्रेस से हैं, बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ चर्चा के लिए। अजय गंगवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। अजय जी, जिस तरीके से आज वोटिंग हुई है, प्रथम चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद दूसरे चरण की वोटिंग हुई है, वोटिंग का जो प्रतिशत बढ़ा है, कांग्रेस कैसे संकेत मान रही है इसको? अजय गंगवानी जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हैं। बाबूलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। बाबूलाल जी, जिस तरीके से देखा जाए, नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार की बात कही थी, नक्सलियों ने पोस्टर लगाए थे, बैनर लगाए थे, बावजूद इसके वोटिंग प्रतिशत छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। बाबूलाल शर्मा जी, हेलो। बाबूलाल जी शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बोलिए। जिस तरीके से नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार की बात की थी, पोस्टर लगाए थे, बैनर लगाए थे, लेकिन सब कुछ बेअसर साबित हुआ है। निश्चित रूप से पिछली बार भी ऐसा हुआ था, अनेकों बार ऐसा हुआ है, लेकिन पिछले बार के समय हमने देखा 2019 में कि लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए, यहां तक कह दिया गया था कि काट दिया जाएगा जो भी वोट देगा। उसके बावजूद जो महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में जो है वो गई थी और उन्होंने वोटिंग किया था, तो वो एक प्रजातंत्र का एक गर्व का विषय जो है हम लोगों ने महसूस किया था वो 2019 में। इस बार फिर हमने गर्व महसूस किया है कि आदिवासी क्षेत्रों से लोग गांव से निकल करके जो है वोट देने जा रहे हैं, लेकिन शहरी मतदाताओं में थोड़ा सा कमी दिखाई दी है। निश्चित रूप से जबकि उसके बावजूद भी हमारे जो छत्तीसगढ़ के 3 क्षेत्र हैं जहां आज चुनाव हुए हैं, वहां प्रतिशत जो है वो बहुत संतोषजनक है। पिछले बार 2019 में जो है महासमुंद में 73.32% और कांकेर में 72.64% और राजनांदगांव में 75.01% जो है चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। और इन आंकड़ों से कहीं अब इस बार जो है टच करते हुए आगे बढ़ने की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि अभी वो टच कर चुके और अभी तो वोटिंग चल रही है। तो इसलिए जो है कहना पड़ेगा कि जो उत्साह जो है पूरे देश के वातावरण से अलग हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, इसका परिणाम किसके पक्ष में है ये तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से जो है ये एक लोकतंत्र के लिए जो है गर्व का विषय है, संतोष का विषय है। और हमको ऐसा व्यक्तिगत रूप से गर्व हो रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण लोग जो हैं इतने जागरूक हो रहे हैं। उसके लिए मैं चुनाव आयोग को और यहाँ के स्थानीय नेताओं को निश्चित रूप से जो बधाई दूंगा कि उन्होंने कुछ न कुछ तो जो है अच्छा काम किया है। हालांकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को व्यक्तिगत रूप से मिलने में शर्म आती है शायद, और इसलिए जो भी बात रहती है वो सोशल मीडिया में लिख करके निजात पा लेते हैं। जैसे निमंत्रण पत्र शादियों के बांटते हैं और हम फोन करते हैं किसी को कि आपको निमंत्रण पत्र देना है, तो वो कहता है यार क्या आपने हमारे पास आओगे, व्हाट्सएप में डाल दो। तो उसी तरह आजकल चुनाव के प्रचार का भी सिस्टम शुरू हुआ है, जिससे लोग व्यक्तिगत रूप से मिलने से जो फायदा मिलता था वोटिंग के परसेंटेज में, वो कम हो गया है। निश्चित रूप से जो है उस बात के लिए भी विचार जो है करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये चुनाव जो है ये लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें इस तरह की लापरवाही जो है उचित नहीं मानी जानी चाहिए। मेहनत सबको करनी चाहिए, निश्चित रूप से इस बात का ध्यान होना चाहिए। बाबूलाल जी, जिस तरीके से देखा जाए 2019 में वोटिंग हुई थी,
कहीं ना कहीं इस बार भी हुई है, लेकिन 2019 के मुकाबले अभी भी पीछे। नहीं, पीछे अभी दिख रहा है आपको, लेकिन मैं कह रहा हूं जो लोग एंटर कर लिए होंगे वोटिंग क्षेत्र में, उनको पोलिंग करने का अवसर पूरा दिया जाएगा। 7 बजे तक पोलिंग होगी, अगर लोगों को इंटरेस्ट ले लिया होगा तो। और अगर नहीं लिया होगा तो ये परसेंटेज बहुत पॉइंट परसेंटेज में जो है वो कमी हो सकती है। अन्यथा मुझे लगता है कि इस परसेंटेज, जो पिछले साल का जो परसेंटेज है, उसको टच कर लेगा या टच करके आगे भी निकल सकता है। अंतिम जो आंकड़े आएंगे वो इसके आगे नहीं दिखेंगे, मेरा अनुमान ऐसा कहता है जी। जिस तरीके से देखा जाए कि बीजेपी मोदी की गारंटी लेकर जनता के बीच में गई थी और कांग्रेस कहीं न्याय गारंटी लेकर जनता के बीच में गई थी, क्या लग रहा है इस जो द्वितीय चरण की वोटिंग हुई है कि बीजेपी की गारंटी या फिर जो कांग्रेस की न्याय गारंटी थी, किसकी गारंटी कारगर साबित होती दिखाई दे रही है? जनता के बीच दोनों के संकल्प पत्र सामने है। मोदी की गारंटी व्यक्तिगत गारंटी है उनकी, और लोगों को विश्वास है कि नहीं है, वो भी जनता के सामने दोनों चीजें सामने जाएंगी। जनता उस पर मीमांसा करेगी कि सच्चाई कौन कह रहा है, सच कौन कह रहा है। जिसको लगेगा कि ये सच कह रहा है उसकी बात मान लेंगे, और जिसको लग रहा है कि ये तो ऐसा ही उड़ा रहा है, तो जैसे 1 लाख रुपए देने की बात कांग्रेस ने की है, कई लोगों को विश्वास हो रहा है, कई लोगों को नहीं हो रहा है, तो फॉर्म भराए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड भारतीय जनता पार्टी भरवा रही है, तो इस तरह जो है विश्वास की कमी तो दिख रही है। नहीं तो फॉर्म भराने की जरूरत क्या है? जब अगर आपको विश्वास जनता करती है तो फॉर्म भरवाने की क्या जरूरत है? तो इधर ये महिलाओं से फॉर्म भरवा रहे हैं, तो उधर वो आयुष्मान बुजुर्गों से फॉर्म भरा रहे हैं। कहीं ना कहीं विश्वास की कमी जनता के बीच में जो है वो महसूस कर रही है पार्टियां, इसलिए जो है विश्वास दिलाने के लिए सारे काम हो रहे हैं। और बार बार जो है भावनात्मक भाषण, जो एक शैली बनी है आजकल की, वर्तमान राजनीतिक वातावरण माहौल जो बना हुआ है, इससे लोगों में या तो ये भक्ति नजर आती है, या फिर जो है एक प्रकार से कंफ्यूजन पैदा होता जा रहा है कि भाई हम किस प्रकार की बातें सुन रहे हैं। हमको महंगाई पे बात करनी चाहिए, हमको बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, हमको अन्य बातों पे बात करना चाहिए कि हम कैसे अपने जीवन को सामान्य तरीके से चला पाए, उसके लिए कोई बात कर रहा हो, उस तरह की बात होनी चाहिए। तो उससे हटकर जो है मांस खाने की बातें, सावन के महीने में मांस खाने के, मंगलसूत्र, सोना जेवर आपका छीन लिया जाएगा, ये सारी चीजें एक भय का वातावरण बना करके वो नहीं पसंद आ रहा लोगों को, कईयों को, और कईयों को जो है वो बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि अगर वो उस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या मोदी जी के प्रति उनकी भावना बहुत अच्छी है, उनको अच्छा लग रहा है। लेकिन सामान्य व्यक्ति सोचता है इस तरह की भावना, इस तरह की बातें करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुद्दों पे बात हो, मुद्दों पे चर्चा करें। जो आज तक हमारे राजनीतिक शैली चलती आ रही है पुराने समय से, लोग मुद्दों पे बात करते थे, किसी को नीचा दिखाने की बात कभी नहीं होती थी। मैं 1979 से देख रहा हूं लगातार, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा जितना ये 15-20 सालों के अंदर मैं देख रहा हूं कि लोगों के शब्द बदल रहे हैं, लोगों की बातें बदल रही है, बयान बदल रहे हैं, भाषण के तरीके बदल रहे हैं। जी, हमारे साथ अजय गंगवानी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। अजय जी, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर आज जो दूसरे चरण का मतदान हुआ है, क्या संकेत कांग्रेस को मिल रहे हैं? देखिए अरुण जी, बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों सीट पे, चाहे मैं नांदगांव की बात करूं, महासमुंद की बात करूं, कांकेर में 2019 के मुकाबले जो वोटों का प्रतिशत है, मतदान का प्रतिशत है, वो कम है। और नॉर्मली चुनाव विश्लेषक या राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि अगर जनता में रुझान नहीं है, उसमें वोटिंग को लेकर उत्साह नहीं है, तो ये स्पष्ट रूप से तत्कालीन वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार है उसके खिलाफ निराशा का माहौल है, जो लगातार मोदी गारंटी के नाम पे लगातार 10 साल से देश की जनता को ठगा गया कि न 15-15 लाख आए, न 2 करोड़ रोजगार मिले, न 100 दिन में महंगाई कम हुई, न 35 रुपए में पेट्रोल मिला, न स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, न बुलेट ट्रेन चली, न 5 ट्रेन इकोनॉमी बनी, न 100 स्मार्ट सिटी बनी। तो ये मोदी सरकार बड़े बड़े दावे करके जब 2 बार सरकार हुआ है तो कहीं ना कहीं लेकिन लगातार जो वादा खिलाफी कर। अजय जी, अगर वोटिंग प्रतिशत कम रहा है तो 100% ये मेरा मत नहीं है, जितने भी चुनाव विश्लेषक है जी 100% अरुण जी, इस बात से मैं सहमत हूं। ये मेरा अकेले का मत नहीं है। आज जितने भी चुनाव विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक है, ये मानते हैं कि अगर वोटिंग प्रतिशत गिर रहा है तो ये सत्ता पक्ष के खिलाफ है। लेकिन दूसरी 2 बात में महत्वपूर्ण है, बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बात स्पष्ट है कि पहले चरण के चुनाव में भी 8 से 9% गिरावट, लगभग 90 लाख जो भाजपा के टिपिकल वोटर थे, जो भाजपा का गढ़ था, वहां 90 लाख वोटर कम हुए, जो इस बात का प्रमाण है कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी साफ
उत्तर में हाफ, ये भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ। ये इसके नतीजा था कि अमित शाह मोदी सरकार लगातार इनकी बैठकें हो रही है, ये रणनीति बनाने का प्रयास करें। और देखिए, पहले चरण के चुनाव के बाद आज मोदी जी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में पहले मुसलमान मंगलसूत्र, जो आज देश की माताओं बहनों के दाम्पत्य जीवन का शुद्ध प्रतीक होता है, उस पर राजनीति करना, मुसलमान पे राजनीति करना, जो ये विरासत कर, तो ये मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास लगातार मोदी जी कर रहे हैं। आज चुनाव आयोग को आदर्श चुनाव आचार संहिता के संबंध में उनको नोटिस देना पड़ता है। तो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और अमित शाह लगातार डरे हुए, घबराए हुए और बौखलाए हुए हैं, इसीलिए वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है। हमारे 50 पन्नों के घोषणा पत्र में अरुण जी कहीं पर मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, विरासत कर की कोई बात नहीं की गई है। हमारे मनमोहन सिंह जी ने कभी ये बात नहीं कही कि अल्पसंख्यकों को दिया जाए। हमने उनका बयान स्पष्ट रूप से मीडिया पर वायरल किया। मनमोहन सिंह जी ने कहा, देश की संपत्ति, देश के संसाधन पे एसटी, एससी, ओबीसी या सामान्य वर्ग जो पिछड़े लोग हैं, ईडब्ल्यूएस वाले या फिर महिला युवाओं को बराबर अधिकार है। आज केंद्र की मोदी सरकार के शासन में 10 साल में आर्थिक असमानता चरम पे है। आज किसान क्या है, 27 रुपए प्रतिदिन, इनकी पूंजीपति मित्र क्या है, 1600 करोड़ प्रतिदिन। आज किसानों क्या तो दुगनी नहीं की। देखिए, किसान पे जो ऋण था वो 10 सालों में 47,000 से बढ़ के 74,000। देश के 22 लोगों के पास 70 करोड़ लोगों से ज्यादा की संपत्ति। क्या ये आर्थिक असमानता का विरोध नहीं है? और देखिए, महत्वपूर्ण ये है, ये जो लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, ये हमारे 5 न्याय, 25 गारंटी वर्सेस 10 साल की मोदी सरकार की असफलता, वादा खिलाफी, अत्याचार उसके खिलाफ है। और आज देखिए, नांदगांव, महासमुंद और कांकेर लगातार कांग्रेस के प्रत्याशियों को अपार जन समर्थन मिल रहा है। और महत्वपूर्ण बात, आज भारतीय जनता पार्टी को अपने 9 में से सांसदों की टिकट क्यों काटनी पड़ती है? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी चरम पे। पहली बात। दूसरा, निष्क्रिय सांसद है, ये लापता सांसद है जो छत्तीसगढ़ की आम जनता के हितों की बात न संसद में रख पाते हैं, न केंद्र की मोदी सरकार के हम दो हमारे दो सरकार के सामने। तो ये जो लापता सांसद है, सबसे महत्वपूर्ण बात। आज देखिए, नांदगांव में संतोष पांडे, आज भूपेश बघेल जी जो जितनी जनसभाएं ले रहे थे, जनता के बीच जाके पूछा, क्या संतोष पांडे जी कभी 5 साल में मौजूद हुए? सारे के सारे यही की रहे कि 5 साल तक वो लापता रहे। आज महासमुंद की बात करूं तो चुन्नीलाल साहू, उसका वो टिकट काट दिया गया, और न चुन्नीलाल साहू को काटा गया, पुराने जो पूर्व सांसद थे चंदूलाल साहू, चंद्रशेखर साहू, जो महासमुंद में साहू वोटर सबसे ज्यादा है। साहू समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। हमारे प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू 12 साल तक साहू समाज के अध्यक्ष रहे, ओबीसी वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, 4 बार के विधायक रहे, तो ये ज्यादा लोकप्रिय है। हमारे भूपेश बघेल ओबीसी के कदावर नेता, 6 बार के विधायक, मध्य प्रदेश में मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कदावर लोकप्रिय नेता जो संतोष पांडे पे भारी पड़ रहे हैं। इसका नतीजा है कि भाजपा के गृह मंत्री को इस प्रकार के वोटों के ध्रुवीकरण का, इस प्रकार के वादास्पद बयान करने का यह आवश्यकता क्यों पड़ी है? जी बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनाव जो है वो, अगर 10 सेकंड आखिरी का मुझे दीजिए, 10 सेकंड जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार है वो मोदी के इर्द गिर्द है। जी बिल्कुल। जसविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल ने, जसविंदर जी, जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल ने जीत का दावा किया है, उन्होंने कहा है मैंने 45 दिन में 1000 गांव घूमे हैं, मैं जनता के बीच पहुंचा हूं, मैंने जनता से बात की है। आज जो वोटिंग हुई है उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस तीनों की तीनों सीटें जीतेगी। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। बाबूलाल जी, जिस तरीके से चुनाव प्रचार में कांग्रेस बीजेपी दोनों अपनी अपनी बातें रख रही जनता के बीच, ऐसे में कहीं ना कहीं जो जनता के सामाजिक मुद्दे हैं, जो जनहितैषी मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच से गायब होते जा रहे हैं। देखिए, आप मुझे किसी भी शीर्ष नेता का भाषण ऐसा बता दीजिए इसमें छत्तीसगढ़ के मूल विषय को छेड़ा गया हो या उसमें कहा गया हो कि हम छत्तीसगढ़ के लिए ये करने वाले हैं, या आप मुझे ये बता दीजिए कि कहीं भी जो है महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में बात हुई हो, गंभीरता से बात हुई हो, सत्ता पक्ष की तरफ से बात हुई हो, और विपक्ष तो जो कह रहा है सो कह रहा है, वो सरकार बने न बने, उन्होंने तो कह दिया 1 लाख रुपए देंगे, सरकार बनेगी तो देंगे, नहीं बनेगी तो कहां से देंगे, तो वो उस पर विश्वास करना नहीं करना एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप सरकार में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके शीर्ष नेताओं का एक भी ऐसा बयान बता दीजिए जिसमें, मैं सिर्फ एक जगह बेमेतरा में अमित शाह जी का भाषण सुन रहा था,
मैं बहुत प्रसन्न हुआ उनके भाषण को सुन करके। इसमें उन्होंने ये बताया कि केंद्र सरकार ने आप लोगों के लिए क्या क्या किया है, वो है तरीका भाषण देने का। ये जो तरीके अभी बदले हुए तरीके जो हो रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के तरीके जो हो रहे हैं, एक दूसरे की बात का जवाब अपने गलत तरीके से देने का जो जवाब है, सच झूठ जो भी है वो मिला करके कहा जा रहा है। जितना बोलो बोलते चलो, सच बोलो, झूठ बोलो, जो बोलो बोलो। राजनीति में अब सब कुछ जायज हो गया है। पहले प्रेम और युद्ध में जायज हुआ करता था, अब राजनीति में भी सब कुछ जायज हो गया। सच बोलो, झूठ बोलो, पर बोलो जो बोलो उसके लिए सबके लिए सच है। वो ये मान के चलते हैं कि हम जो कह रहे हैं उसको लोग सच मानेंगे। लेकिन जनता भी बहुत समझदार हो गई है। जनता समझती है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, वो अपने ढंग से मीमांसा करती है। और निश्चित रूप से जो सच कह रहा होगा, लोगों को लगता होगा, उसको फायदा होता है। जी तो बिल्कुल अजय गंगवानी जी है कांग्रेस प्रवक्ता। अजय जी, मोदी की गारंटी पर कांग्रेस की न्याय गारंटी कितनी कारगर साबित हो रही है? अजय गंगवानी जी, देखिए, मैंने अनुरोध जी स्पष्ट रूप से बताया कि मोदी गारंटी के नाम पे 10 साल तक देश की जनता को ठगा गया। महत्वपूर्ण है कि हमने 5 न्याय की बात की। आज महिलाओं की न्याय की बात करूं, 1 लाख रुपए महालक्ष्मी योजना का पूरे न केवल छत्तीसगढ़ में पूरे देश में शानदार प्रतिशत मिल रहा है। 50% आबादी को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का हमने जो वादा किया है, महिलाएं बहुत उत्साहित है। आज सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण की बात है। आज केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में आंकड़ों में स्वीकार किया था कि केंद्र सरकार के अधीन 30 लाख पद खाली है। हमने युवा के न्याय के संबंध में 30 लाख पद की नौकरी की बात की है। इसके साथ साथ प्रत्येक ग्रेजुएट युवा को अप्रेंटिसशिप के माध्यम से 1 लाख रुपए देने की बात की है। ये किसान विदेशी जो विरोधी चरित्र मोदी सरकार का, वो खुल के सामने आ चुका है। 750 किसान एमएसपी की गारंटी के चक्कर में शहीद हो जाते हैं, 750 परिवार बिखर जाते हैं। लेकिन मोदी जी आज भी एमएसपी की गारंटी देने हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जसविंदर बग्गा जी जुड़ चुके हैं। जसविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। जिस तरीके से आज 3 सीटों पर वोटिंग हुई है, दूसरे चरण की वोटिंग थी, क्या लग रहा है बीजेपी के पक्ष में मतदान रहा है या फिर संकेत कुछ और है? जनता पार्टी के पक्ष में बहुत सकारात्मक वोटिंग दिखी आज पूरे दिन भर। मैं लगातार फील्ड में रहा हूं और मैंने देखा है कि राजनांदगांव लोकसभा के कवर्धा और पंडरिया विधानसभा में जिस प्रकार लंबी लंबी कतारें मैंने देखी हैं, तो वह भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के विश्वास का द्योतक है। मोदी जी के गारंटी में किस प्रकार छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास कर रही है और विष्णुदेव साय सरकार ने जिस प्रकार पिछले 100 दिन में अपने द्वारा की गई विधानसभा के वादों को पूरा करने में सफलता प्राप्त की है। छत्तीसगढ़ की जनता एक तरफा वोट करके भारतीय जनता पार्टी को इन 3 सीटों पे जो आज और कुल मिला के छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटों जिताने के लिए संकल्पित दिखती है। और देखिए कांग्रेस का हाल यह है कि भूपेश बघेल स्वयं को वोट नहीं दे पा रहे हैं, ताम्रध्वज साहू स्वयं को वोट नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे लोग जो अपने को वोट नहीं दे पा रहे हैं, वो पब्लिक से वोट मांगते घूम रहे हैं कि हमें वोट दो। इनके नेता राहुल गांधी वायनाड में खुद को वोट नहीं दे पा रहे हैं। और कांग्रेस की विडंबना देखिए कि इनके सबसे बड़े वोटर परिवार गांधी नेहरू परिवार के वंशज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी अपने जसविंदर जी, भूपेश बघेल ने कहा है कि मैंने 45 दिन में 1000 गांव घूमे हैं और आज जो दूसरे चरण का मतदान हुआ उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस अच्छे खासे मतों से जीत रही है। देखिए, भूपेश जी अगर अपने 5 वर्ष के कांग्रेस के कार्यकाल में गांवों को घूम लेते, सुध ले लेते गांवों की, तो आज उन्हें गांव घूमने की जरूरत पड़ती क्या? उन्होंने 5 वर्षों में ना गांव के सुध ली, ना किसान की, ना गरीबों की, ना युवाओं की, ना महिलाओं की। और मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र में जुड़ा जिस समय उस समय कह रहे थे महालक्ष्मी न्याय गारंटी योजना की बात कि किस प्रकार 1 लाख रुपए महीने का हम देंगे महिलाओं को। अरे वो कांग्रेस जो अपने 2018 के घोषणा पत्र में महिलाओं को 500 रुपए महीने का देने का वादा करके सरकार में आई थी, उसने 5 साल महिलाओं को कुछ नहीं दिया साहब। वो कांग्रेस जिसने 2018 के घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा महिलाओं से किया था और 5 साल महिलाओं नहीं था। ये गलत बात नहीं कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, ये भाजपा के प्रवक्ता का चरित्र है। प्रधानमंत्री की तरह ढंग के चैनल पे झूठ बोलने का प्रयास करता है। हमारे घोषणा पत्र में कभी महिलाओं को 500 का वादा नहीं था। 5 वर्ष कुछ नहीं, आपत्तिजनक बयान दे रहे 5 वर्षों में साहब। मैं बताता हूँ, महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं का रेडी टू ईट का काम छीनकर अपने उद्योगपति व्यापारी मित्र को दे दिया। और ये कांग्रेस आज एक न्याय गारंटी योजना लेके आई है। आपको लगता है कि लोग इस पर विश्वास करेंगे? लोग नेता की विश्वसनीयता पे विश्वास करते हैं साहब। जब मोदी जी ने 2019 के चुनाव में कहा था
कि हम 6,000 रुपए किसानों को देंगे और राहुल गांधी 72,000 की स्कीम लेके अरुण जी, मैं आए थे। जवाब दे देता हूं लोगों इस बात ने मोदी जी पर ही तो विश्वास किया था ना साहब। जब 2023 के चुनाव में हमने कहा कि हम 12,000 का महतारी वंदन कर देंगे और कांग्रेस 15,000 का वादा लेके आई थी, लोगों ने 12,000 वाली भाजपा पर विश्वास किया साहब। हमने 31 रुपए धान का मूल्य निर्धारित किया 2023 के चुनाव में, कांग्रेस 3200 का वादा लेकर आई। छत्तीसगढ़ के लोगों ने 31 रुपए भाजपा पर विश्वास किया था। उसका कारण है भाजपा पार्टी और भाजपा के नेताओं की विश्वसनीयता लोगों के बीच में कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा है, और इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है। जनता हमारे साथ है, महिलाएं हमारे साथ है, और सिर्फ 12,000 की महतारी वंदन की बात नहीं है। हम जब जब सरकार में आते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में हो चाहे केंद्र की सरकार में हो, हमारी योजनाओं के मूल में हमारी महिलाएं होती है, हमारी शक्ति होती है, और मातृशक्ति को वंदन करते हुए हम योजना बनाते हैं। जसविंदर जी, कांग्रेस कह रही है आपने जिन सांसदों को टिकट दिया है वो क्षेत्र के लापता सांसद हैं, वो अपने कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में जनता के बीच गए नहीं है। अब मैं इस बात को कहूंगा तो हो सकता है उन्हें अच्छा ना लगे। कांग्रेस ने तो सांसदों की टिकट क्यों काटनी पड़ती है? 9 सिटिंग सांसद में से 7 सांसदों की टिकट क्यों काटते हैं? आयातित नेताओं के भरोसे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। राजनांदगांव का चुनाव कौन लड़ रहा है? भूपेश बघेल, जो पाटन के विधायक हैं, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र है उनका। लेकिन वो लोकप्रिय नेता हैं, कांग्रेस ने उन्हें इसीलिए वहां से टिकट दिया कि लोकप्रिय नेता है, जनता के अंदर डिमांड थी उनकी लोकप्रियता के 2 पैमाने से क्यों चुनाव लड़ते हैं बता दीजिए। लोकप्रिय होते तो दुर्ग से चुनाव क्यों नहीं लड़ा उन्होंने अपने घर से, और इतने ही लोकप्रिय होते तो 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की मेरे मित्र बता दें, अरुण जी मेरा एक निवेदन है, माननीय मोदी जी गुजरात से हैं, फिर बनारस से जाके क्यों चुनाव लड़ते हैं? इतनी अगर लोकप्रियता है तो मोदी जी गुजरात से क्यों नहीं चुनाव लड़ते? जाके बनारस से क्यों चुनाव लड़ना पड़ता है? स्मृति ईरानी क्यों जाके अमेठी में चुनाव लड़ती है? ये दोहरा चेतना दिखाइए बंगा जी चैनल में। आपका झूठ, आपका पाखंड, आपकी राजनीतिक स्वार्थ की जो पूर्ति है वो छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता समझ रही है। उसके कारण और सुनो मुझसे, आप भारतीय जनता पार्टी क्यों जीतेगी 11? जसविंदर जी अजय जी से अजय जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी अजय जी बोलिए। देखिए महत्वपूर्ण है, मेरे मित्र बग्गा जी लगातार बात कर रहे हैं कि मोदी गारंटी की हवा तो पूरी तरह निकल चुकी है। दूसरी बात है मोदी लहर। देखिए 3 स्पष्ट बातें कह दूं, आज अमरावती की जो नवनीत राणा है, जो इनकी सांसद की प्रत्याशी है, वो स्पष्ट रूप से कह रही है कि भैया देश में मोदी लहर, मोदी जादू जैसी कोई बात नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंटल रिपोर्ट देख लीजिए कि मोदी लहर 2024 के लोकसभा चुनाव में दूर दूर तक नहीं है। तीसरी बात, आरएसएस का मुख्य पृष्ठ ऑर्गेनाइजर ये कहता है कि मोदी के चेहरे पे अब चुनाव नहीं जीत सकते, हिंदुत्व में राजनीति करके सरकार नहीं बना सकते। अब देश में मोदी लहर और मोदी जादू समाप्त हो चुका है। उसके दम पे चुनाव जीतने का जो सपना देख रही है भारतीय जनता पार्टी, वो किसी प्रकार से पूरा नहीं होने वाला। दूसरी महत्वपूर्ण बात अरुण जी, इस बार का जो वोटर है वो साइलेंट है, जो अंडर करेंट है। चुनाव परिणाम एकदम अप्रत्याशित होंगे और चौंकाने वाले होंगे। जो भारतीय जनता पार्टी घमंड अहंकार रख के बैठी है कि हम 400 सीट पहुंचेंगे, 370 सीट है, ये 200 के पार भी नहीं जाएंगे, देख लीजिएगा। बिल्कुल, बाबूलाल जी ने बहुत अच्छी बात कही, ये धर्म के नाम पे, कभी गाय गोबर के नाम पे, कभी प्रभु श्री राम के नाम पे, पाखंड फैलाया। मोदी जी का जादू जितना चल रहा था चल गया, अब 200 भी पार नहीं हो पा रहे। उन्हें चुप कराइए, मैं कहता हूँ। जसविंदर जी बोलिए। जी को बोलिए, मेरी बात को सुनिए। जी मैं क्या कह रहा हूँ कि घमंड की बात कौन कर रहा है? देखिए, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 90 में से 75 सीटों को जीतने का दावा कर रहे थे, वो घमंड नहीं था, वो घमंड नहीं था। हम अगर अपने 10 वर्षों के कार्यों के बल पे, मोदी जी के लोकप्रियता के बल पे, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, उनके बाद अगर हम 400 पार की बातें करें तो घमंड होता है। की बात करते थे अजय जी सुन लीजिए, कौन 15 सीटों पर अजय जी सुनिए। 2018 में अमित शाह जी मिशन 65 की बात करते रहे, और कितनी सीटें मिली आपको? 75 बार की बात कर रहे थे साहब, आप भी तो 75 बार की। और देखिए अजय जी, मैं क्या कहता हूँ, हम अरे गंगा जी इस बार भी जो मिशन 370 या 400 का दावा कर रहे हैं, उसकी कड़ी खुल चुकी है। हम इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ विकास की बातों को लेकर चुनाव मैदान में हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि मोदी जी ने 10 जसवंत जी रोकना चाहूंगा, अजय जी आपको भी रोकना चाहूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी है। बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरीके से भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि उनकी ईवीएम में तस्वीर साफ नहीं आ रही है, ये उन्होंने ट्वीट किया है। मेरे समय को अजय जी ने डिस्टर्ब कर दिया। देखिए, कुछ देखा होगा, कुछ हुआ होगा, तब हम तो वहां गए नहीं। लेकिन अगर उनकी शिकायत है तो चुनाव आयोग को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से ये ऑब्जेक्शनेबल है।
कि भाई जब चेहरा ही नहीं दिख रहा है तो लोग कैसे कहीं कहीं कंफ्यूज होंगे। ये बात तो है, तो उसका ट्वीट करने का अर्थ है कि वो शिकायत है एक प्रकार की। चुनाव आयोग उसमें संज्ञान ले और उसका निराकरण करे, निश्चित रूप से करना चाहिए। ये किसी के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी को भी अगर कोई शिकायत होती तो वो भी अगर इस तरह से ट्वीट होती तो निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग का काम है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो गए थे, उन्होंने देखा ईवीएम में तस्वीर साफ नहीं थी। इसी दौरान उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां धक्का मुक्की की थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे। मुझे उसमें बड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ कि अगर अंदर जाने से साथ के लोगों को रोकने की बात आती भी तो सुरक्षा के बल के लोग रोकते, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों रोक रहे थे? ये मैं देख रहा था उस तस्वीर में। मुझे आश्चर्य लग रहा था कि ये बात क्या है। मैं स्पॉट पे तो नहीं था, लेकिन मैं देख रहा था कि वो महिला और भारतीय जनता पार्टी के चंद लोग जो है उसको रोकने का प्रयास, अन्य लोगों को, भूपेश को नहीं रोक रहा था कोई भी। भूपेश के साथ जो कुछ लोग थे उनको अंदर आने से रोकने के लिए वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुरक्षा बलों का काम है, वो भारतीय जनता पार्टी का या किसी पार्टी का काम थोड़ी है कि किसको घुसने देना है, किसको नहीं घुसने देना है। ये एक नई बात मुझे वहां दिखी। अगर मैं देखा सही हूं, सही वही दृश्य है तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। समय का अभाव है। जसमिंदर बग्गा जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत शुक्रिया। अजय गंगवानी जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत शुक्रिया। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से देखा जाए, आज बम्पर वोटिंग छत्तीसगढ़ में हुई है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही खुश नजर आ रही है। बीजेपी कह रही है कि हमारे पक्ष में मतदान हुआ है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि मतदान किसके पक्ष में हुआ है। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।